क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रेडिक्ट करता हूं, और यही प्रिडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में 4 चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? तो वेलकम टू पीवाईक्यू डिस्कशन ऑफ अनदर चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेकंड चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हम कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ब्रीदिंग आप लोगों ने कर लिया। मैंने हर टॉपिक से आपको कंक्लूजन भी समझाया कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से कम आ रहे हैं। अगर आप ये कर लेंगे तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप 2025 में आने वाले ब्रीदिंग के चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। वैसा ही एनालिसिस हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का भी करने वाले हैं। तो देखते हैं, पहला टॉपिक हमारे पास है ब्लड। पूरा आराम से हम एनालाइज करेंगे कि किस ईयर में कितना क्वेश्चन आया, कहाँ से आया है और हमें क्या क्या पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ब्लड में आप देख लो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे नीट 2023 में आया था, है ना? तो ये 2023 का क्वेश्चन है, जो कि हमको क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, बेसोफिल मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसीस में, आपको पता है नहीं होते। सबसे ज्यादा तो आपके पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं, है ना? बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन सिक्रीट करते हैं। ये बात ठीक है, हम एसएचएच करके याद रखते हैं, ऐसे करके मैं बच्चों को याद करवाती हूँ, जिसमें सेरोटोनिन, हेपेरिन और हिस्टामिन आते हैं। तो ये तीनों चीजें आएंगी। बेसोफिल्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस में इन्वॉल्व हैं। जी हाँ, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए हम इओसिनोफिल की बात करते हैं, और बेसोफिल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस में इन्वॉल्व है, डेफिनेटली है। बेसोफिल में क्या आपको किडनी शेप न्यूक्लियस मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि वो हमें मोनोसाइट्स में मिलता है। और क्या बेसोफिल ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं? नहीं, ये ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। आप सारे डब्ल्यूबीसीस को 2 में डिवाइड कर सकते हो, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। ग्रैन्युलोसाइट्स जिनमें ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट में तो 2 ही डब्ल्यूबीसी आते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। बाकी तीनों न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, वो ग्रैन्युलोसाइट होते हैं बेटा। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास बी और सी है, इसीलिए आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? डी। और ये क्वेश्चन 2023 में आया था। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि ब्लड के अंदर
जो सेल्स हैं उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितने टाइप्स के प्रेजेंट है, वो सब मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये फिर से देखो डब्ल्यूबीसी पे आया हुआ क्वेश्चन है और ये 2020 में था बच्चों, तो आता है डब्ल्यूबीसी पे क्वेश्चन, हम ये बात देख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, इओसिनोफिल की अगर मैं बात करती हूँ, इओसिनोफिल की अगर मैं बात करती हूं तो यहाँ पे जो चीज़ हमें पता है एनसीईआरटी में, जो चीज़ हमारे लिए क्लियर है, पहले उसको लेकर हम यहाँ पर आंसर कर लेते हैं, है ना। तो जैसे अब मुझे पता है यहाँ पे बेसोफिल के बारे में मुझे पता है कि वो हिस्टामिन रिलीज करता है, सेरोटोनिन, हेपेरिन और हिस्टामिन रिलीज करता है। तो बी का मेरे पास हो जाएगा 4। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर वो पेपर देने गए, नहीं पढ़ा उन्होंने डिटेल पे, उन्हें नहीं पता हिस्टामिनेज रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा और किससे हो रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं लिख रही। पर ये तो आपको पता है हिस्टामिन रिलीज करने वाला कौन है, बेसोफिल, और ये एक ही ऑप्शन में, तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, सॉरी हमें तो 2 का दिखाना है ना, मतलब बी का 4 दिखाना है ना, तो ये रहा, तो वो एक ही ऑप्शन में एनीवे, वो भी एक ही ऑप्शन में एनीवे। न्यूट्रोफिल आपको पता है कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस करते हैं, ये भी आपको पता है। लिम्फोसाइट बी और टी लिम्फोसाइट के थ्रू इम्यून रिस्पॉन्सेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो इओसिनोफिल आपके एलर्जिक रिएक्शंस के साथ इन्वॉल्व है, वो हिस्टामिन को कम कर रहा है, हिस्टामिनेज एक्टिविटी वो शो कर रहा है या रिलीज कर रहा है। तो ए का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 3, और यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2020 के बाद 2018 में आया था, मतलब 1-2 साल छोड़कर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, और 23 में आया, 24 में नहीं आया, तो 25 में शायद आ भी सकता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बेटा। मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। ये तीनों ब्लड के प्रोटीन्स हैं जो आपको बता रखे हैं, आप जानते हो ब्लड है तो उसमें लिक्विड पार्ट है, प्लाज्मा है, उसके एलिमेंट्स हैं और उसके प्रोटीन्स है। ये तीनों प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें जो फाइब्रिनोजन है उसका काम है क्लोटिंग से एसोसिएटेड, ये एक ही ऑप्शन में दे रखा है। ग्लोब्यूलिन इम्यूनोग्लोबुलिन से आया है, जैसे आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, ये सारी एंटीबॉडीज हैं, तो इनका काम डिफेंस मैकेनिज्म में होता है, दैट इज 3। और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, सबसे छोटा प्रोटीन है ये आपके पास, दैट इज 1। तो आंसर यहां पर क्या हो जाने वाला है, डी। 2018 से पहले क्वेश्चन 2017 में आया था, मतलब लगातार भी आ रहा है, पर ब्लड से आ रहा है। आपने डब्ल्यूबीसी रिलेटेड देख लिया, आपने प्रोटीन रिलेटेड देख लिया, अब क्वेश्चन आरबीसी पे आया है। कह रहे हैं आरबीसी में ना न्यूक्लियस नहीं होती, और इसका सबसे अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन बताओ। हाँ, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होता है रेड बोन मैरो में, वहां से बनना शुरू होता है, बहुत सारी स्टेजेस में वो जाता है, फाइनली मैच्योर आरबीसी बनाता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं है न्यूक्लियस, क्योंकि उनको रिप्रोड्यूस नहीं करना इसलिए, क्योंकि ये सोमैटिक सेल है इसलिए, क्योंकि ये मेटाबोलाइज नहीं करते इसलिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो सब हम देख रहे हैं कैसा होता है। ठीक है, जो इंटरनल स्पेस है वो हमने सारा खाली करवा रखा है ऑक्सीजन लेके जाने के लिए, इसलिए हमने न्यूक्लियस से स्पेस को फिल नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि वो सारा का सारा यूज किस लिए हो जाने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में यूज हो जाने वाला है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो जाने वाला है, और वही इकलौता काम है। तो स्पेस को खाली रखा गया इसके लिए, और आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी, और कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये 2017 में आया था। 2017 से पहले आप देखोगे तो क्वेश्चन 2016 में आया था। 16 में बोल रहे हैं कौन सा ब्लड सेल है जिसका नंबर अगर रिड्यूस हो तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होगा बॉडी से। बेटा क्यों होगा लॉस ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं किया, कोई इंजरी हुई, ब्लड वहां से ब्लीडिंग होने लगी, वो बहने लगा, तो हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स है जो क्लॉट कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा और काफी नुकसान हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा है जो क्लॉटिंग में आपकी मदद करे, आपके थ्रोम्बोसाइट्स, आपके प्लेटलेट्स। 3 तरीके के तो ब्लड सेल होते हैं ब्लड में, एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी जिन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, एक तरीके का डब्ल्यूबीसी है ग्रैन्युलोसाइट में, वो न्यूट्रोफिल है, ये भी एक तरीके का डब्ल्यूबीसी है, और ये आपकी प्लेटलेट्स हैं। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। 2016 से पहले क्वेश्चन, मतलब 2016 में एक और क्वेश्चन यहाँ पे था, सीरम और ब्लड का डिफरेंस पूछ रहे हैं हमसे। देखो सीरम में क्या डिफरेंस होता है, ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा लो आपको सीरम मिल जाएगा। तो ब्लड में से हमें बस क्या हटाने हैं, क्लोटिंग फैक्टर। सीरम क्या है, आप ब्लड लो, बाकी सब कुछ सेम है, बस इसमें क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं है, दैट इज योर सीरम। 2016 में पूछा गया था, आंसर हो जाएगा सी। फिर पूछ रहे हैं एरिथ्रोपोइसिस कहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो मैं पता है स्प्लीन तो ग्रेवयार्ड है, यहाँ तो मर रहे हैं आरबीसी आके। शुरुआत कहाँ हो रही है आपके ब्लड के सेल्स की बनने की, बोन मैरो में, तो रेड बोन मैरो में। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी। लिवर में तो नहीं बन रहे हैं आरबीसी, ना ही किडनी में बन रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये 2015 का क्वेश्चन है। आगे देखो जरा, एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है और उसको आप यूनिवर्सल रेसिपिएंट मानते हो, ऐसा क्यों, उसके पास क्या है, ये तो हमें पता है। देखो किसी का भी ब्लड
ले लेने में आप तब सक्षम हो जब आपका ब्लड उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, मतलब आपके पास उसके एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज नहीं है। तो अब यूनिवर्सल रेसिपिएंट हम किसको कहते हैं? ए बी को, क्योंकि उसके पास ए एंटीजन भी है, उसके पास बी एंटीजन भी है। तो कोई भी ब्लड आप दे दो, उसको मारने के लिए उसके पास प्लाज्मा में एंटीबॉडीज नहीं है, इसीलिए। तो इसके पास ए और बी एंटीजन दोनों होते हैं और एंटीबॉडीज है नहीं, इसीलिए वो किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है। सीधी सी बात है, आंसर हो जाएगा ए। 2014 का क्वेश्चन है ये। फिर 2013 में भी यहाँ से आया था, आपको एक ब्लड सेल दिखा रखा है और आपको कह रहे हैं इसको आइडेंटिफाई करो। बेटा ये बेसोफिल है, ये बेसोफिल है। अब आप एनसीईआरटी के डायग्राम से भी इसको आइडेंटिफाई करना सीख सकते हो, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। और बेसोफिल आपको पता है कि वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस में हेल्प कर रहा है ना, हेल्प कर रहा है, मतलब उससे एसोसिएटेड है। सेरोटोनिन, हिस्टामिन और हेपेरिन भी सिक्रीट कर रहा है, तो ये एकदम सही आंसर है, एकदम सही आंसर है। ये बी लिम्फोसाइट नहीं है, ये न्यूट्रोफिल भी नहीं है, ये मोनोसाइट भी नहीं है। आप चाहो तो मैं आपको एनसीईआरटी में दोबारा से दिखा देती हूँ कि सारे सेल्स कैसे दिख रहे हैं, ताकि आप पहचान पाओ। ये आया था कर्नाटका नीट 2013 में। हालांकि आप एनसीईआरटी के डायग्राम्स देखोगे तो वो इतने सुंदर नहीं बने हुए, तो देयर इज अ लेस चांस कि ऐसा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अब रिपीट हो, बट मैं आपको दिखा देती हूँ फिर भी रिविजन के लिए। देखो मेरे पास एनसीईआरटी भी है, थोड़ी सी रंगीन है क्योंकि मेरी है ऑफकोर्स, तो मैंने रंगीन कर रखा है इसको। तो ये एनसीईआरटी यहाँ पर है आपके पास, और एक अच्छा रेफरेंस भी है हमारे पास जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी हमारी बुक्स में से ही है, तो आप इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, दो तरीके के WBCs होते हैं। यहाँ आपको ऑफकोर्स ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि यहाँ पर नहीं है ना। ग्रेन्युलोसाइट में इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल आया। ठीक है, आपको ये न्यूक्लियस में 2 लोब दिख रहे हैं, इसके न्यूक्लियस में भी 2 लोब होते हैं, न्यूट्रोफिल में 2 से 5 लोब होते हैं। ये ऐसे बाइलोब्ड होता है, ये ऐसे एस शेप्ड होता है, आप इनके न्यूक्लियस ढंग से देख सकते हो। ये मोनोसाइट है और ये लिम्फोसाइट है, ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, लार्ज और राउंड न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पर किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड या हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस आपको मिलता है मोनोसाइट में। अब आपने इसका स्ट्रक्चर देख लिया कि कैसा दिख रहा है, और ये वाला जो है आपके पास ये बेसोफिल है। अब आप एक बार क्वेश्चन देखो तो वैसे तो समझने में आपको मुश्किल होगी। देखो आपको ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, ये ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट है नहीं, तो ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट हो नहीं सकता। और न्यूट्रोफिल अगर ये होता तो आपको न्यूट्रोफिल की तरह 2 से 5 लोब्ड कोई न्यूक्लियस तो दिख रहा होता। तो ये जो है ये आपके पास फिर बचा हुआ क्या हो जाएगा? बेसोफिल ही हो जाएगा। और अगर मैं चलो मान लूं कि ये न्यूट्रोफिल है, तो क्या ये मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल है? मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल बोल दिया, मोस्ट अबंडेंट WBC नहीं बोला, मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल बोल दिया। तो ब्लड में तो RBC भी आ रहा है, WBC भी आ रहा है, प्लेटलेट्स भी आ रहे हैं। तो WBC तो लीस्ट होते हैं, 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड सबसे कम होते हैं, तो ये फिर भी मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल तो है नहीं। हाँ ये फैगोसाइटिक जरूर है, पर ये मोस्ट अबंडेंट नहीं है। वैसे ये स्टेटमेंट भी गलत लिखा हुआ है, आप वैसे भी कर सकते हो, है ना। 20% ऑफ द ब्लड सेल्स, ये WBC नहीं बोल रहे, ब्लड सेल्स बोल रहे हैं, ये बातें वैसे भी गलत हो जा रही हैं। ठीक है, मोनोसाइट का लाइफ स्पैन बता रहे हैं 3 दिन का। मैं अगेन आपको एक रिविजन करवा देना चाहती हूँ जिससे आपको लाइफ स्पैन का भी थोड़ा सा अंदाजा रहे। तो ये आप देखो बेटा, अगर RBC के बारे में पूछे तो ये 120 डेज तक जिंदा रहते हैं। अगर WBC के बारे में आपको बताऊं तो 1 से 15 दिन, जिसमें ये जो आपके ग्रैन्युलोसाइट है, चाहे इओसिनोफिल है, चाहे बेसोफिल है, चाहे न्यूट्रोफिल है, ये सब का लाइफ स्पैन मतलब 14 आवर्स भी नहीं है। देखो 10 to 14 आवर्स, 10 आवर्स, है ना, 12 आवर्स। लिम्फोसाइट थोड़ा लंबा रह लेते हैं क्योंकि उनको किसी बैक्टीरिया से फाइट करना है, तो वो 5 to 7 डेज रह लेते हैं। मोनोसाइट भी 24 घंटा भी नहीं रहते। तो कुल मिलाकर ये सारे 1 से 15 दिन हम लिख देते हैं, पर देखा जाए तो 7 दिन से ज्यादा तो किसी का लाइफ स्पैन नहीं है। RBC की अगर मैं बात करूं तो वो फिर भी 120 डेज रह रहा है, और प्लेटलेट्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी जनरली 7 डेज तक रहते हैं। ठीक है, तो ये भी अब आपने देख लिया, सारी चीजें आपने यहाँ पे रिवाइज कर ली सिर्फ एक क्वेश्चन के थ्रू, और ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। आपने सबके न्यूक्लियस भी देख लिए, नहीं देखे तो एक बार दोबारा से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। आप चाहे तो हमारी बुक्स परचेज कर सकते हो जिनमें डायग्राम्स आपको बहुत क्लियरली मिल जाते हैं। तो एक तो डिफरेंस आपको ग्रैन्यूल्स का दिखेगा जो कि यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। आप अमाउंट भी देख सकते हो बच्चे। अगर मैं आपसे बात करूँ RBC की, तो RBC आपके पास 5 से 5.5 मिलियन है, सबसे ज्यादा आपके पास RBC है पर mm³ ऑफ ब्लड में। अगर मैं आपसे बात करूं WBC की, तो ये 6000 से 8000 सबसे कम ही होते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड में। और अगर मैं आपसे बात करूं ब्लड प्लेटलेट्स की, तो ये 1.5 से 3.5 लाख है बेटा, ये जो 10 to the power 5 है, लैक्स हो गया, तो 1.5 से 3.5 लाख है पर mm³ ऑफ ब्लड। तो सबसे ज्यादा होते हैं RBC 5 से 5.5 मिलियन, फिर होते हैं प्लेटलेट्स 1.5 से 3.5 लाख्स में जिनमें हम बात करते हैं, और सबसे कम होते हैं WBC 6000 से 8000। एक तो आपको अमाउंट पता चल गया। WBC के अंदर भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपको ये सेल्स दिखेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा आपके पास न्यूट्रोफिल होते हैं। अभी अकॉर्डिंग टू NCERT भी आपको पता होना चाहिए, और आई एम श्योर यहाँ पर लिखा भी होगा, नहीं लिखा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ, पर चलो यहाँ पर लिखा हुआ है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है, 60 से 65% होते हैं, और सबसे कम आपके पास बेसोफिल होते हैं 0.5 से 1%।
उसके बाद दोनों ए ग्रेन्युलोसाइट आगे, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 20 to 25% है, मोनोसाइट 6 to 8% है, और इओसिनोफिल होता है 2 to 3%। ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी का डेटा है। ये कुछ दो चार चीजें हैं जहां से बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं और हमें पता होना चाहिए। आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखते तो शायद आप नहीं पहचान पाते, पर देखो बाकी सब में आपको कहीं ना कहीं न्यूक्लियस दिख रहा है। आपको इओसिनोफिल का न्यूक्लियस दिख रहा है, होता ये भी बाइलोब्ड है, होता बेसोफिल वाला भी बाइलोब्ड है, पर वो थोड़ा सा ऐसे एस शेप्ड में है ना। और मोनोसाइट वाला किडनी शेप, होर्स शू शेप हम इसको कहते हैं। न्यूट्रोफिल में 2 से 5 लोब्स दिख रहे हैं। ये जो हेडफोन जैसा दिख रहा है ये इओसिनोफिल है, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। जो ये हेडफोन जैसा दिख रहा है जिसमें पूरे पूरे 2 लोब आपको दिख रहे हैं वो इओसिनोफिल होगा। जहां अंदर का न्यूक्लियस नहीं दिख रहा, ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, वो बेसोफिल होंगे। जो यहाँ पर इस तरीके से मुझे 2 4 5 लोब्स दिख रहे हैं टूटे हुए, वो न्यूट्रोफिल है। जहां मुझे ये बीन शेप या होर्स शू शेप दिख रहा है वो मोनोसाइट है। और फिर टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट तो अलग से दिखते ही हैं। देखो लिम्फोसाइट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, दोबारा देख लो, दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो, जितनी बार देखना है उतनी बार देख लो, पर इन चीजों का ध्यान रखो। 2 लोब हैं, 2 लोब हैं, ये तो दिखता नहीं है न्यूक्लियस अच्छे से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का डायग्राम। 2 से 5 टूटे लोब्स दिख रहे हैं, यहाँ किडनी शेप आपको प्रॉपर दिख रहा है, और ये लार्ज राउंड और डेंटेड रहता है आपका लिम्फोसाइट वाला। जैसे याद रखना है वैसे याद रखो, पर इन चीजों को याद रखना है। कौन सा सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो आपके पास आरबीसी है 5 से 5.5 मिलियन। कौन सा उससे कम है, तो 1.5 से 3.5 लाख आपकी प्लेटलेट्स। उससे कम 6000 से 8000 आपका डब्ल्यूबीसी में 2 है, ए ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल आते हैं। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट किस में आते हैं, आपके ए ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा डब्ल्यूबीसी होता है, तो न्यूट्रोफिल होता है आपके पास 60 से 65%। फिर लिम्फोसाइट होता है 20 to 25%। फिर उससे कम आपके पास आपका मोनोसाइट होता है विच इज 6 to 8%। फिर आपके पास बचे हुए इओसिनोफिल और बेसोफिल होते हैं। इओसिनोफिल 2 से 3% है, बेसोफिल 0.5 से 1, सबसे कम है ना। लाइफ स्पैन की भी अगर आप बात कर लो तो 120 डेज सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन आपके आरबीसी का होता है। प्लेटलेट्स 7 दिन जिंदा रहते हैं, 1 to 7 डेज, और 1 to 15 डेज हम डब्ल्यूबीसी के लिए बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली हम जानते हैं 7 डेज से ज्यादा तो वो भी जिंदा नहीं रह रहे। सबसे ज्यादा 3 to 5 डेज कोई रह रहा है तो लिम्फोसाइट रह रहे हैं, बाकी तो कोई 24 घंटा भी जिंदा नहीं रहता इनमें से। तो ये सारी चीजें जानने के बाद अगर आप इसको आइडेंटिफाई ना भी करते तो भी आप इन कैरेक्टर से बाकी सबको एलिमिनेट कर देते और आपको पता चल जाता कि आंसर क्या हो जाने वाला है ए। प्लीज इनके न्यूक्लियस याद रखना, इओसिनोफिल का, बेसोफिल का, न्यूट्रोफिल का। किडनी शेप्ड किसका होता है, तो वो लिम्फोसाइट का होता है ना। और मोनोसाइट्स के अंदर हमने किस तरीके के डायग्राम, सॉरी मोनोसाइट का किडनी शेप्ड होता है, लिम्फोसाइट में हमने किस तरीके के न्यूक्लियस देखे, डेंटेड और राउंड थे। तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो बेटा। एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है ना, और एक पेशेंट है जिसका अननोन ब्लड ग्रुप है, उसको अभी खून चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। उसका एक डॉक्टर फ्रेंड कहता है कि लो मेरा खून ले लो। आप बताओ ये जो खून देने वाले डॉक्टर साहब है इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। जो बिना सोचे समझे अपना खून दे रहा है वो यूनिवर्सल डोनर होगा। और डोनर कौन होता है, ब्लड ग्रुप ओ। नेगेटिव या पॉजिटिव आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आंसर यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, सी। 2012 और 11 में लगभग सेम क्वेश्चन आपके पास आया था, इनफैक्ट बहुत सेम लैंग्वेज में आपके पास एक क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफन कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये हम किसको कहते हैं, ये हम स्प्लीन को कहते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाने वाला है, सी। आंसर हमारे पास क्या हो जाने वाला है, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व्ड इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, प्लाज्मा में 3 प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है। सीरम में तो वैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते और हम तो ये पूछना चाह रहे हैं जो क्लॉटिंग में मदद करे, तो सीरम हो नहीं सकता। इसका काम आयनिक बैलेंस का है और इसका काम इम्यून रिस्पॉन्सेस का है। तो हमें पता है जो फाइब्रिनोजन है वो क्लॉटिंग में मदद करता है। आंसर क्या हो जाने वाला है, डी हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बोल रहे हैं इनमें से कौन सा 2 है ना प्लेन ड्वेलर्स में देखने को मिलेगा जब वो हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने ब्रीदिंग वाले चैप्टर में भी देखा, ऐसा क्वेश्चन हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी में भी देखते हैं, और ऐसा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी आ रहा है। तो देखो क्या है, क्या रेड ब्लड सेल का साइज बढ़ जाएगा, बेटा साइज नहीं बढ़ता, नंबर बढ़ता है। हाँ, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है कम। अब हाइपोक्सिक कंडीशन हो रही है, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, बॉडी तड़प रही है, तो आपको आरबीसी बढ़ाना पड़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा। क्या मुझे थ्रोम्बोसाइट काउंट बढ़ाना पड़ेगा, नहीं। प्लेटलेट काउंट मुझे नहीं बढ़ाना पड़ेगा। 2 और 3 यहाँ पे ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए। ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी 2010 का है। हीमोग्लोबिन का कंटेंट पूछ रहे हैं बेटा। 100 ml ब्लड लेंगे तो कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 10 से 16 ग्राम होना चाहिए, जिसमें फीमेल्स का थोड़ा कम चलता है, मेल का ज्यादा होना चाहिए। पर ये डेटा आपको याद रखना है, 100 ml में 12 से 16 ग्राम एग्जैक्टली याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 2009 में आया था। कोई डीएनए किसमें नहीं मिलेगा, मैच्योर आरबीसी में।
एक मैच्योर आरबीसी, एक मैच्योर सीव ट्यूब, दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं है। अब न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए कहाँ से आएगा? खुला साइटोप्लाज्म में डीएनए होता नहीं, इतनी फ्री कंडीशन इनके पास है नहीं, तो ऑफकोर्स आंसर क्या हो जाएगा? ए। बाकी सबके पास अपना न्यूक्लियस और अपना डीएनए है। फिर देखो 2009 में, देखो लगातार क्वेश्चन आ रहा है बेटा यहाँ से। ग्लोब्यूलिन की बात करें, ग्लोब्यूलिन ह्यूमन ब्लड के प्लाज्मा में किस में इन्वॉल्व होगा? ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन। ग्लोब्यूलिन किस में? इम्यूनिटी देने में, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म में आएगा। ऑस्मोटिक बैलेंस, आयनिक बैलेंस के लिए तो एल्ब्यूमिन है, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें आरबीसी या प्लाज्मा, उसमें मुझे किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं है, आरबीसी और प्लाज्मा से हो जाएगा, जिसमें भी आरबीसी से 97%, 3% प्लाज्मा से। क्लॉटिंग की अगर आप मुझसे बात करते हैं, यहाँ फाइब्रिनोजन आएगा, है ना। तो फिलहाल यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या हो जाने वाला है? डी। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो 2009, 2001, 1999, तो 3 बार ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जो आपको बार बार बता रहा है कि ब्लड से कितने क्वेश्चन आते हैं, खास कर एबीओ ग्रुपिंग से। एबीओ ग्रुपिंग इस चैप्टर में भी है, एबीओ ग्रुपिंग 12th के प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में भी है, वहां पर वो कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल देता है, वहां पर वो मल्टीपल अलीलिज्म का भी एग्जाम्पल देता है, तो हम बहुत बार पढ़ते हैं इसके बारे में, है ना। हमें कह रहे हैं कि जो ये एबीओ ग्रुपिंग है, इसको एबीओ क्यों कहा, एबीसी क्यों नहीं कहा, ये ओ देना क्यों जरूरी था, ये 0 या ओ का क्या मतलब है? इस ओ का ये मतलब है कि इनके पास कोई एंटीजन नहीं है। ओ 0 एब्सेंट को डिनोट करता है, जहां पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि भैया जिसके पास ये ओ ब्लड ग्रुप है उसके पास 0, उसके पास एंटीजन नहीं है, उसकी आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है। हम सी बोल देते तो सी ये बता रहा होता कि एक और एंटीजन है जिसका नाम है सी, क्योंकि जैसे ए ब्लड ग्रुप का मतलब होता है कि इसके पास एंटीजन है ए, बी ब्लड ग्रुप का मतलब होता है इसके पास एंटीजन है बी, तो अगर आप नाम सी दे देते तो हमें लगता कि नया एंटीजन है सी, पर हम ये बताना चाहते थे कि इनके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, इसीलिए हमने ओ नाम दिया, और यहां पर आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 2008 में आया था, सबसे एक्टिव फैगोसाइटोटिक व्हाइट सेल जो फैगोसाइटोसिस करे, तो 2 नाम देती है एनसीईआरटी, एक न्यूट्रोफिल और एक आपका मोनोसाइट, दोनों के अंदर फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी है, तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बढ़िया। 2008 में एक और क्वेश्चन आया था, कौन सा डब्ल्यूबीसी है जो कि हिस्टामिन को रिलीज करेगा और एंटीकोएगुलेंट हिपेरिन को भी रिलीज करेगा? बेटा एसएचएच, सेरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामिन, कौन रिलीज करता है? बेसोफिल। ये तो रिपीट हुआ है, ये तो बस लैंग्वेज चेंज करके रिपीट हुआ है, तो हमने अभी रिसेंटली देखा था 21-22 में ये क्वेश्चन देखा था, वो 2008 का रिपीटेड ही था एक तरीके से, तो आंसर क्या होगा? डी। मैच तो फॉलोइंग में आया था वो, है ना, इस तरीके से रिपीट होता है बेटा। 2007 का देखो, अगर मैं एक ड्रॉप इनमें से सब ऑप्शंस का ले लूं और उसे 4 अलग अलग स्लाइड पे रखूं, कौन सा कोएगुलेट नहीं करेगा? बेटा सीरम नहीं कोएगुलेट करेगा, क्योंकि सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, जब क्लॉटिंग फैक्टर है ही नहीं तो क्लॉट होगा ही नहीं। आप अगर कोई सैंपल आपने लिया है थोरैसिक डक्ट से लिम्फेटिक सिस्टम में, तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या मिलेगा? लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? ब्लड में से लिक्विड पार्ट कुछ प्रोटीन्स को लेकर, कुछ डब्ल्यूबीसी को लेकर, थोड़े बहुत फॉर्म्ड एलिमेंट, बड़े साइज के फॉर्म्ड एलिमेंट वो ले नहीं पाता, आरबीसी वो लेता नहीं, बड़े प्रोटीन्स वो लेता नहीं, पर छोटे मोटे प्रोटीन्स बाकी पूरा प्लाज्मा लेकर वो चला जाता है, कैपिलरी से निकलकर एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंसेस में आ जाता है, वही लिम्फ बनाता है। तो लिम्फ में तो क्लॉटिंग फैक्टर है, किसने कहा नहीं है? वो तो प्लाज्मा के साथ फैक्टर्स लेके चला जाएगा, तो वो तो क्लॉट कर जाएगा। मुझे बताना है क्या क्लॉट नहीं करता, तो ये तो क्लॉट कर जाएगा, जो कर जाएगा मैं उस पर टिक लगा दूं। अगर मैं ब्लड पल्मोनरी वेन से ले लूं, बेटा आप जब कंप्लीट ब्लड ले रहे हो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर है, वो क्लॉट करेगा। आप प्लाज्मा लोगे तो प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर है, वो क्लॉट करेगा। सीरम का मतलब ही होता है ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो, उसके पास फैक्टर्स नहीं है तो वो क्लॉट नहीं करेगा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए। 2007 से पहले 2004 में क्वेश्चन आया मुझे, ठीक है, तुम्हें मतलब आप लोगों को खून निकालना है एक पेशेंट में से और उसको एक टेस्ट ट्यूब में रखना है कि बाद में आप उसका एनालिसिस करना चाहते हो, कि ब्लड कार्पसल्स की काउंटिंग करना चाहते हो, उसका प्लाज्मा देखना चाहते हो, मतलब आपने किसी का खून निकाला आगे टेस्टिंग करने के लिए, चाहे आपको सीबीसी ही करना हो, जो भी आपने निकाल लिया, ठीक है, और आपको दिया 4 तरीके की टेस्ट ट्यूब, इसमें से कौन सी टेस्ट ट्यूब आप यूज नहीं करोगे? खून निकाला, खून को टेस्ट ट्यूब में रख के स्टोर किया जाता है ना, फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, आप कौन सी टेस्ट ट्यूब यूज नहीं करोगे? आप पहला ही आंसर है बेटा, आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट यूज नहीं करोगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि खून जिसकी आगे टेस्टिंग होनी है वो बाहर आती क्लॉट हो जाए, है ना, आप नहीं चाह रहे, तो है ना, आप चाह नहीं रहे कि क्लॉटिंग हो, और कह रहे हो कौन सी आप यूज नहीं करोगे, इसलिए आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाली टेस्ट ट्यूब यूज नहीं करोगे। ये एक्चुअली समहाउ इंटरफेयर करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ,
एंटीकोएगुलेंट को डिस्टर्ब करता है और ये क्लॉट करवा देता है और आपको क्लॉट चाहिए ही नहीं है ना, तो आप इसको नहीं यूज करोगे। हिपैरिन एंटीकोएगुलेंट है, वो क्लॉट नहीं होने देगा। सोडियम ऑक्जेलेट जनरली ग्लूकोज की टेस्टिंग के लिए हम लोग टेस्ट ट्यूब में इंसर्ट करते हैं, तो वो भी हमको नहीं चाहिए, है ना, वो भी हमको यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब इंटरफेयर नहीं करेगा, हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वो ब्लड टेस्टिंग में यूज होता है। इसको भी हम ब्लड टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे ब्लड को क्लॉट करवा देगा जो कि हमको नहीं चाहिए। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए। 2004 से पहले 2003 में क्वेश्चन आया था, एबीओ सिस्टम है ब्लड ग्रुप का, दोनों एंटीजन है पर कोई एंटीबॉडी नहीं है। दोनों एंटीजन है मतलब ए बी ब्लड ग्रुप है। कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी। सीधी सी बात है, जो नाम है वो एंटीजन के बेसिस पे ही दिया जाता है, आंसर हो जाएगा सी। 2003 से पहले 2000 में क्वेश्चन आया था, 2000 में क्वेश्चन आया था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, है ना, इज कोज्ड व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन गैमेट ऑफ। तो आपने बहुत अच्छे से ये केस पढ़ा है कि मदर नेगेटिव है, फादर पॉजिटिव है, और समहाउ बच्चा पॉजिटिव हो जाता है बिकॉज देयर इज अ चांस कि वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर बच्चा पॉजिटिव है, पहली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर पाचुरेशन के दौरान जब फीटस का ब्लड मदर में जाएगा तो मदर के पास एंटीजन नहीं था क्योंकि मदर नेगेटिव थी, बच्चे का पॉजिटिव ब्लड था, वो मदर में जाएगा तो मदर को फॉरेन एंटीजन लगेगा और मदर एंटीबॉडीज बनाएगी उसको मारने के लिए। तो आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी मदर के पास अब एंटी-आरएच एंटीबॉडीज हैं। सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा से होती हुई जाएंगी और अगर वो दूसरा बच्चा फिर से पॉजिटिव था तो मदर के पास जो एंटी-आरएच एंटीबॉडीज हैं उस बच्चे को किल करने की कोशिश करेंगी, है ना, उसमें हीमोलाइसिस करवाएंगे उसके ब्लड का। तो इसमें मदर नेगेटिव होती है और फादर पॉजिटिव होता है, आंसर क्या होगा, ए। और मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करवा दिया। AIPMT 2000 में एक क्वेश्चन एक और था, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है WBC के लिए। बेटा क्या WBC नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, नहीं, आपको कितने सारे अलग अलग शेप के न्यूक्लियस दिखाए वो सबके पास है। इसकी डेफिशिएंसी से कैंसर नहीं होता, ये थाइमस में नहीं बोन मैरो में बनता है। येस इट कैन स्क्वीज थ्रू ब्लड कैपिलरीज, जब ब्लड कैपिलरी से स्क्वीज होकर प्लाज्मा आ रहा होता है ना, साथ में कुछ WBC आ जाते हैं, तभी तो हम कहते हैं लिम्फ फाइट कर रहे बैक्टीरिया से, क्योंकि उसमें लिम्फोसाइट है, उसमें WBC है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सा ए ग्रैन्युलोसाइट है, मतलब ग्रैन्युलर नहीं है तो दो ही है, या तो मोनोसाइट या फिर लिम्फोसाइट। उसमें से एक ऑप्शन लिम्फोसाइट मेरे पास है तो आंसर हो जाएगा सी। ये 1997 का क्वेश्चन है। उसमें एक और क्वेश्चन आया था, WBC की लाइफ स्पैन पूछ रहे हैं बेटा आपसे, तो वो वैसे तो देखो मैंने आपको बार बार बताया 1 to 15 डेज, पर मतलब लेस देन 10 डेज में हो जाएगी, मंथ में नहीं जा रही है ना, दिन में भी 10 दिन 15 दिन, वो भी बिकॉज लिम्फोसाइट की लाइफ थोड़ी सी लंबी है, बाकी तो 24 घंटे भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। मैंने आपको सबकी लाइफ स्पैन दिखा भी दी। इसके साथ हम एंट्री करें अगले टॉपिक में, दैट इज लिम्फ। देखो जरा, 2015 में क्वेश्चन आया था। आई होप आपको ब्लड का आइडिया मिल गया हो कि WBC से क्वेश्चन आता है, क्लॉटिंग फैक्टर से क्वेश्चन आता है, ABO ग्रुपिंग से क्वेश्चन आता है, उतना पता है तो 2025 में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2015 में क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। बेटा लिम्फ है, लिम्फ में थोड़ा सा प्लाज्मा निकल आता है कैपिलरी से बाहर। RBC नहीं आता लिम्फ में ना, बहुत सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स रह जाते हैं, बस कुछ WBCs आते हैं, RBC नहीं होते लिम्फ में, ये बात आप याद रखिएगा। ब्लड में तो सब है, लिक्विड पार्ट भी है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी है, ये ठीक है। प्लाज्मा मतलब ब्लड में से सिर्फ लिम्फोसाइट को माइनस करो, नहीं, प्लाज्मा मतलब ब्लड में से सारे सेल्स को माइनस करो, सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स को माइनस करो, चाहे वो RBC है, चाहे वो WBC है, चाहे वो प्लेटलेट्स है। सीरम का मतलब ब्लड में फाइब्रिनोजन होगा, नहीं, फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर है और सीरम में तो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता। तो आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है, बी हो जाने वाला है। फिर देखो 2009 में क्वेश्चन था, अगर मैं ब्लड को कंपेयर करूं तो ब्लड के कंपैरिजन में लिम्फ के पास ऐसा क्या है, तो लिम्फ के पास जो प्लाज्मा होता है उसमें प्रोटीन्स नहीं होते। देखो कुछ लार्जर प्रोटीन्स नहीं होते, स्मॉलर प्रोटीन्स चले जाते हैं, ठीक है। चलो अपने इसको होल्ड पे रखते हैं। लिम्फ में ब्लड के कंपैरिजन में WBC ज्यादा है और RBC नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो WBC फिर भी आ जाता है लिम्फ में, RBC नहीं होता, ये याद रखना, लिम्फ में RBC नहीं होता, ठीक है। मोर RBC होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, नो प्लाज्मा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, प्लाज्मा ही तो डिफ्यूज आउट करता है। तो हम इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि विदाउट प्रोटीन कह देना एक बहुत बड़ी बात है, कुछ स्मॉलर प्रोटीन्स तो जाते हैं, तो ये कहना ठीक रहेगा कि हाँ इनके पास WBC ज्यादा है, RBC कम है। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखो 2002 में आया था, इसमें से कौन सा लिम्फ के लिए ट्रू है, ठीक है। लिम्फ में WBC भी मिलेगा और सीरम बोल रहे हैं, सीरम मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, तो हम ये तो नहीं कहते कि लिम्फ में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है। ब्लड में से RBC हटा दो, कुछ प्रोटीन्स हटा दो, ये बात ठीक है। इन दोनों ऑप्शंस को हटा दो क्योंकि इनमें लिखा हुआ है RBC लिम्फ में है नहीं, RBC और कुछ प्रोटीन्स को हटा दो तो आपको ये मिलेगा, और सिर्फ WBC और सीरम से तो काम नहीं चलने वाला, ऐसा कुछ नहीं है कि हम क्लॉटिंग फैक्टर्स उसमें हटाते हैं। तो आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है, बी हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स। लिम्फ ग्लैंड्स का काम RBC बनाना नहीं है,
लिम्फ ग्लैंड्स फाइट करते हैं बैक्टीरिया से, तो WBC रिप्रोड्यूस करेंगे, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करेंगे, एंटीबॉडीज भी बनाएंगे अपने बी लिम्फोसाइट से, वो सब ठीक है, बट ये RBC नहीं बना रहे, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। लिम्फ सर्व्स टू रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड, वो तो ये करता ही है, ब्लड में से फ्लूइड बना, लिम्फ बना, और लिम्फ वेसल्स उसे वापस भी ब्लड में ले जाती हैं। ठीक है। इट रिटर्न द WBC एंड RBC टू लिम्फ नोड, बेटा RBC था ही नहीं तो रिटर्न करेगा क्या। ट्रांसपोर्टेशन का काम है ना, CO2 टू द लंग्स एंड ऑक्सीजन टू द ब्रेन, आपको पता है ब्लड का है, लिम्फ का ट्रांसपोर्टेशन में उतना रोल नहीं है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है ए। इवन तो करता है न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन, बट मेजरली जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो ब्लड का है, लिम्फ का नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। उसके बाद हम एंट्री करें अगले टॉपिक में। तो लिम्फ में गिने चुने ही क्वेश्चन आए थे, 95, 98, 2002, 2009, 2015। उसके बाद लिम्फ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, मैच द फॉलोइंग में मिक्स होके जरूर आ जाता है, पर डायरेक्ट तो नहीं आया है। पर ठीक है, हमें पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी क्या है, और हमें पता चल गया। हम तीसरे टॉपिक में एंटर कर रहे हैं, जो कि अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला सर्कुलेटरी पाथवे, और इसके बाद डबल सर्कुलेशन सिस्टम, दोनों इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ से तो क्वेश्चन 2024 में आया था, आपके सामने यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन 2024 में आया था। और क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देख लो। हमें स्टेजेस दे रखी हैं, पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू दी हार्ट, कि कैसे कंडक्शन होगा, और हमें ये देख के करेक्ट सीक्वेंस देना है ना। तो हमें पता है शुरुआत तो ऐसे नोट से होती है, यानी कि ई से शुरुआत होती है, तो इसको हम हटा दें, बाकी ऑप्शंस को हम हटा दें। ऐसे नोट से वो इन्फॉर्मेशन AV नोट के पास जाती है, दैट इज C, तो आंसर तो आ गया। फिर AV नोट से AV बंडल के पास जाती है। देखो ऐसे नोट आपके पास अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में आपको देखने को मिल जाता है। फिर AV नोट जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे आपको मिल रहा है वहां से, फिर वो ओरिजिनेट करता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पे AV बंडल। AV बंडल टूटता है बंडल ऑफ हिज में, वेंट्रिकुलर सेप्टम में, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, और बंडल ऑफ हिज पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में जाता है एज पुरकिंजे फाइबर्स। तो AV नोड से AV बंडल आता है, AV बंडल से बंडल ऑफ हिज, बंडल की ब्रांचेस आती हैं, और फाइनली पुरकिंजे फाइबर्स आते हैं। तो आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है, C। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहे हैं हमको। मैच द फॉलोइंग करना है यहाँ पे। आपको पता है, आप ECG के बारे में अच्छे से जानते हो, आप चाहो तो यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ भी कर सकते हो, या मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, है ना। हम यहाँ नहीं, यहाँ इसको बना लेते हैं, ये इस तरीके से P, फिर ये इस तरीके से QRS, फिर ये इस तरीके से T, और फिर वापस P शुरू हो जाता है। तो ऐसे आपकी ECG चलती है। ये एट्रियल डीपोलराइजेशन या एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन है, ये वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है, और ये रिलैक्सेशन है वेंट्रिकल का, उसका रीपोलराइजेशन है, उसका रिलैक्सेशन है। ठीक है। तो ये P होती है आपके पास वेव, ये QRS है, और ये आपके पास T है। तो जो P है वो एट्रिया का डीपोलराइजेशन है, दैट इज 3, वो एक ही ऑप्शन में है। QRS वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन है, दैट इज 2। T में वापस वो रिलैक्स कर जा रहे हैं वेंट्रिकल, दैट इज 4। और जो T और नए P के बीच का गैप है, उसमें हम कहते हैं कि हमारी हार्ट मसल्स इलेक्ट्रिकली थोड़ी देर के लिए साइलेंट है। वापस से नया P होने के बीच में जो गैप है, मसल्स साइलेंट हैं। तो आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है, D। आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है, D। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर मैं वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ाऊं तो सेमिल्यूनर वैल्व्स बंद नहीं होती बेटा, खुलती हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ेगा तो आगे ब्लड जाएगा ना, तो सेमिल्यूनर वैल्व्स में से ही तो जाना है, तो वो बंद नहीं होती, वो खुलती हैं। AV नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड की अगर मैं बात करूँ, एक ऐसे नोड है, एक AV नोड है, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रही है और स्टिमुलेट कर रही है एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। बेटा एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट या ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नोड करवाती है, फिर वो आगे इंफॉर्मेशन देती है AV नोड को, और AV नोड वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन शुरू करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है ना, दे ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। तो ये बात ठीक है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जब जोर से होता है तब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुल जाती है। ठीक है। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम, एक मिनट, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया। ये बात जो है बेटा, है ना, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व वाली, ये ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट करने से ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा, बट अगर हम सोचें तो हम जानते हैं कि देखो एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है और प्रेशर लगाती है तो ट्राई और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं, सेमिल्यूनर वाल्व खुल जाते हैं, ब्लड आगे जाता है। जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, प्रेशर ड्रॉप होता है, तो वापस से आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुल जाता है, वो वापस से खुल जाता है। तो मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जॉइंट डायस्टोल के दौरान अभी आपका वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है,
और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था एट्रिया तो तब भी रिलैक्स कर रहा था। जैसे आपका वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है, आप जॉइंट डायस्टोल में जाता है पूरा का पूरा हार्ट, तो तब भी तो आपके वाल्व खुले होते हैं। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से तो एक्स्ट्रा 30% एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाता है ना, पर सिर्फ उस प्रेशर से तो वाल्व नहीं खुलते, वाल्व तो पहले के ही खुले थे जॉइंट डायस्टोल में, एट्रियल सिस्टोल शुरू होने से पहले जॉइंट डायस्टोल में भी वाल्व खुले थे, है ना। तो इसीलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं हो जाती कि सिर्फ उसके प्रेशर से वाल्व खुल रहा है, वो तो जब आपका वेंट्रिकुलर रिलैक्स वापस रिलैक्स होता है ना, तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व बंद होता है, सेमिल्यूनर खुलता है। जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्रॉप डाउन होता है, वो रिलैक्स करता है, सेमिल्यूनर बंद होता है और वो ऊपर वाले वाल्व खुल जाते हैं, तो उसमें एट्रिया का रोल नहीं आएगा। ब्लड क्या जॉइंट डायस्टोल के दौरान एट्रियम से वेंट्रिकल में फ्रीली मूव करता है? जी हाँ, फ्रीली मूव करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। 2022 से पहले 2020 में क्वेश्चन आया था, QRS जो आपको मिल रहा है ECG में, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसको देख चुके हैं, इसका मतलब ECG से क्वेश्चन आते हैं, हमने रिपीटेड देख लिया इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में ये क्वेश्चन आया था। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमको? फिर से ECG पे आया, तीसरा क्वेश्चन जो ECG पे आया बेटा, तो बहुत अच्छे से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आपकी P वेव होती है, ये आपकी QRS वेव होती है, और ये आपकी T वेव होती है ना। T वेव थोड़ी सी बड़ी बना देनी चाहिए, अरे 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 इतना सारा नहीं हटाना था। ये आपके पास T वेव, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी P वेव है, उसके अंदर आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 4। जो QRS है उसके अंदर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रहा है, दैट इज 1, ये भी हमें मिल रहा है। और जो T वेव की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर रिलैक्सेशन हो रहा है, दैट इज रीपोलराइजेशन हो रहा है वेंट्रिकल का, दैट इज 2। यहाँ तक भी सेम दे रखा है। रिडक्शन इन द साइज ऑफ द टी वेव, अगर टी वेव रिड्यूस होता है तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब कोरोनरी इस्कीमिया है, या फिर इसका मतलब रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया? बेटा रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब देखो, हमें पता है कि टी वेव में वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन है, एट्रियल रिलैक्सेशन नहीं है। वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, फिर बाद में जॉइंट डायस्टोल आएगा। अब अगर बेटा मुझे यहाँ पे रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव बताना है, तो आपको पता है वैसे एट्रियल रीपोलराइजेशन है, और मेरे पास अभी तक 4, 1, 2 तो सेम है, या तो 3 या तो 5 में से मुझको चूज करना है ना। तो एक जगह कोरोनरी इस्कीमिया लिखा हुआ है और एक जगह रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया लिखा हुआ है। रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया बेटा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बाद कैसे होगा? आपको अभी भी पता है कि QRS वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, और T जो है वो वेंट्रिकल का रिलैक्स करना है ना, वो वेंट्रिकल्स का रिलैक्स करना। और एट्रिया ने कब रिलैक्स किया, या एट्रिया का कब रीपोलराइजेशन आता है? जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है ना, तब से एट्रिया रिलैक्स करने लग जाती है। तो टी वेव से वो तो अफेक्ट होगा नहीं, तो आप एलिमिनेशन से आंसर कर सकते हो 3। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कोरोनरी इस्कीमिया क्या होता है, कि हार्ट की मसल्स को कम ऑक्सीजन, वहां तक कम ऑक्सीजन पहुंच पा रहा है। और हाँ, अगर आपको डिफरेंट तरीके की पीक्स मिलती है ना टी वेव में, तो उनके अलग अलग साइजेस से आप ऐसी इरेगुलरिटीज को एक्सप्लेन करते हो, जैसे कोरोनरी इस्कीमिया, कि इनफ ब्लड नहीं पहुंच पा रहा हार्ट की मसल पास। यहाँ पर आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 2019 में आया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर, blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml and the end of systole is 50 ml। आपको पता है बेटा CO यानी कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है? एक बार में जितनी वॉल्यूम रिलीज होती है वेंट्रिकल से, उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। पूरा कार्डियक आउटपुट या हार्ट का आउटपुट क्या है, कि 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर आया हार्ट से, एक पंप में कितना पुश किया जाता है वेंट्रिकल्स में से ब्लड, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना। और 1 मिनट में कितना होगा, तो आप देख लो कितनी हार्ट बीट्स पर मिनट है, क्योंकि हर हार्ट बीट में एक स्ट्रोक वॉल्यूम जितना आ रहा है, तो 1 मिनट में जितनी भी हार्ट बीट से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा। कार्डियक आउटपुट 5 लीटर यानी 5000 ml का है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, कि जो जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें से आप माइनस कर दो वो वॉल्यूम जो जब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स कर, ठीक है ना। आप एक्चुअली इसको उल्टा करेंगे। हम किस तरीके से स्ट्रोक वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। जब मेरा हार्ट रिलैक्स कर रहा था, डायस्टोल कर रहा था, तब उसके वेंट्रिकल में कितना ब्लड था? 100 ml। और एक हार्ट बीट आया, एक बार कार्डियक साइकिल हुई है और हमने कॉन्ट्रैक्ट किया वेंट्रिकल की मसल्स को और ब्लड बाहर गया, है ना। तो सिस्टोल हो गया, जितना भी होना था वो हो गया। अब कितना रह गया हार्ट के अंदर? वो रह गया 50 ml। इसका मतलब आपने कितना पुश आउट किया है
100 था, 50 रह गया, इसका मतलब आपने 50 ml बाहर भेजा है और वही 50 ml आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम थी। तो 50 ml मेरे पास स्ट्रोक वॉल्यूम थी। टोटल 1 मिनट में 5000 ml का ब्लड बाहर आया हार्ट से, तो कितनी हार्ट बीट्स पर मिनट हुई होंगी? आपको बस 5000 को डिवाइड करना है यहाँ पे 50 से, आंसर आपके पास आ जाएगा 100, दैट इज डी। एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू बीट्स पर मिनट या पल्स रेट या हार्ट बीट रेट, और आंसर आपको मिल जाएगा डी। 2019 से पहले इस टॉपिक से क्वेश्चन 2018 में आया था, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगेन मैच द फॉलोइंग है बेटा हमारे पास, और क्या मैच द फॉलोइंग हमको यहाँ पे करनी है? देखो, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व की बात की हुई है। अगर मैं यहाँ पर आपका इस तरीके से हार्ट बना दूं, तो ये जो वाल्व है ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये जो वाल्व है ये बाइकस्पिड वाल्व है। ऑरिक्यूल और वेंट्रिकल के बीच में ये वाल्व होती है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ये वाल्व होती है। ये आपका राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है और इसके बीच में बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व होती है। तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो किसके बीच में है? राइट। आपको पता है कि उल्टा होता है यहाँ पे सब कुछ, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सामने से देखने के लिए मेरे पास लेफ्ट है, पर ये जो साइड है हार्ट का, अगर आप इसको पेशेंट की नजर से देखेंगे तो आपको पता है ये आपके पास राइट ऑरिकल आएगा और ये आपके पास राइट वेंट्रिकल आएगा। इस साइड में आपके पास लेफ्ट ऑरिकल आएगा और ये आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा। तो ट्राइकस्पिड किसके बीच में बेटा? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। मैच कर दें इसको, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकस्पिड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और सेमील्यूनर यहाँ से आपके राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ से निकलती है एओर्टा। दोनों की स्टार्टिंग में जो वाल्व है वो सेमील्यूनर वाल्व है। तो जो सेमील्यूनर वाल्व है वो आपको कहाँ मिलेगा? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में मिलेगा, हाँ। लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में मिलेगा, हाँ। तो यहाँ पर एक उसमें से एग्जाम्पल दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, यानी कि ए। यानी कि अगला क्वेश्चन देखो, डॉक्टर्स ने स्टेथोस्कोप यूज किया हार्ट की साउंड्स को सुनने के लिए, है ना, एक कार्डियक साइकिल के दौरान। सेकंड साउंड कब सुनाई देती है? तो पहली साउंड होती है आपके पास लब, दूसरी साउंड होती है आपके पास डब। पहली हार्ट साउंड लब तब सुनाई देती है जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बंद होते हैं, यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं। दूसरी हार्ट साउंड तब सुनाई देती है जब सेमील्यूनर वाल्व बंद होते हैं। तो बात याद रखिएगा। तो सेमील्यूनर वाल्व कब बंद होते हैं? पहली बात तो मुझे ये पता है कि डब मुझे तब सुनाई देगी जब सेमील्यूनर वाल्व बंद होंगे। मैं ऑप्शन ढूंढ लेती हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है कि सेमील्यूनर वाल्व बंद होते हैं आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू द वेसल्स फ्रॉम द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से वेसल्स में ब्लड चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में भी चला गया और एओर्टा में भी चला गया। अब वो वापस ना आ जाए तो हम उस वाल्व को बंद कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। किसी के भी खुलने पर आवाज नहीं आती, बंद होने पर आती है। वेंट्रिकुलर वॉल के वाइब्रेट होने से आवाज नहीं आती। एवी नोड सिग्नल जब ऐसे नोड से एवी नोड को मिलता है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। एवी नोड को सिग्नल मिला है, हाँ, तो अभी वो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे प्रेशर इंक्रीज होगा तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बंद होंगे, एवी वाल्व बंद होंगे। इससे लब साउंड आएगी बेटा, डब नहीं। इससे लब साउंड आएगी, डब नहीं, ठीक है। वेंट्रिकल जब वापस रिलैक्सेशन में चले जाते हैं, वेंट्रिकल जब डायस्टोल में जा रहे होते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्शन कर लेने के बाद, अपना कॉन्ट्रैक्शन कर लेने के बाद जब वो वापस रिलैक्स कंडीशन में जाते हैं और उन्हें पता है कि वेसल्स में से ब्लड वापस आ जाता है, तो वापस ना आ पाए, बैकफ्लो ना कर पाए, तब वो सेमील्यूनर वाल्व को बंद कर देते, ठीक है। सेमील्यूनर वाल्व के क्लोज होने से ये साउंड आपको मिलती है डब, और आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। और ये वाल्व कब बंद किया? कॉन्ट्रैक्शन के बाद बंद किया, जब वो रिलैक्सेशन में जा रहा था तब वो बंद किया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड प्रेशर मैमल के एओर्टा में मैक्सिमम कब होगा? सिस्टोल के दौरान, क्योंकि सिस्टोल में एकदम अभी अभी सिग्नल आया, एक्शन पोटेंशियल आया और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वेंट्रिकल्स की, तो सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन नहीं है, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। और एओर्टा की अगर मैं बात करूं तो एओर्टा यहां से निकल रही है बेटा, एंड दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिस्टोल करता है तो मैक्सिमम प्रेशर आपको देखने को मिलता है। आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायफ्राम गिवन हियर इज द स्टैंडर्ड ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। इसमें पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो क्यूआरएस है ये वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो पी है ये एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन है। तो इट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। सिर्फ सिस्टोल किसी चीज को नहीं बता रहा, बिगिनिंग या एंड आपको एट्रियल सिस्टोल बोलना चाहिए। इसमें वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है। आंसर क्या होगा? सी। ये 2013 में आया था बेटा क्वेश्चन, उससे पहले 2011 में आया था। बंडल ऑफ हिस के बारे में पूछ रहे हैं, इसमें से किस ऑर्गन में आपको बंडल ऑफ हिस मिलेगी? ये मस्क्यूलेचर है आपके हार्ट का, है ना। आपके पास नोडल टिश्यूज हैं, मस्क्यूलर टिश्यूज हैं जो कि ऑटो एक्साइटेटरी बनाते हैं आपके हार्ट को, जिसमें ऐसे नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर्स आते हैं। तो ये किसका हिस्सा है? ये हार्ट का हिस्सा है। आंसर आपके पास क्या होगा? बी।
ठीक है। इससे पहले ये क्वेश्चन 2011 में आया था, फिर से ईसीजी का क्वेश्चन है, मुझे लगता है 5th या 6th टाइम ईसीजी का क्वेश्चन आया है। आपको बताना है कौन सा करेक्ट इंटरप्रिटेशन है। क्या कंप्लीट क्यूआरएस एक पल्स बताती है? हाँ जी बेटा, ये ना वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बताती है और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से आप पल्स काउंट कर सकते हो, तो जी हाँ ये पल्स है। क्या जो टी की पीक है वो टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन का इनिशिएशन बताती है? नहीं, ये तो वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन बताती है, कॉन्ट्रैक्शन बताती ही नहीं। क्या जो P है और जो R है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बता पाएगी? नहीं बेटा, ये एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन बता रही है, ये वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बता रही है, दोनों ही सिस्टोल है, तो ये सिस्टोल और डायस्टोल एक साथ नहीं है। P जो है वो सिर्फ लेफ्ट एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन बता रही है, नहीं, दोनों एट्रिया का एक साथ कॉन्ट्रैक्शन बता रही है। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाने वाला है? ए। आंसर मेरे पास क्या हो जाने वाला है? ए। 2011 से पहले 2010 में क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से। देखो जरा क्या क्वेश्चन था। अगर मान लेते कोई इंजरी होगी और कोडा टेंडिनी ट्राइकस्पिड वाल्व की, है ना, नॉन फंक्शनल हो चुकी है, तो इमीडिएट अफेक्ट क्या आएगा? मैं फिर से आपको बता दूं ये क्या है, ये फाइब्रस टिश्यू है। कोडा टेंडिनी आपको राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों में मिल जाएगी, ये कोडा टेंडिनी है। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू है आपके पास जो कि इधर के ट्राइकस्पिड वाल्व और वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर को ज्वाइन करता है, इधर के बाइकस्पिड वाल्व और वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर को ज्वाइन करता है। तो ये वाल्व्स को उल्टी डायरेक्शन में जाने से रोकता है। कभी कभी वाल्व की अगर डिफॉर्मिटी हो जाए, ढंग से वाल्व काम ना करे, तो वाल्व इस डायरेक्शन में जाने लगे, तो ये इसको बंद रखता है, इस वाल्व को, इस वाल्व को प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद करती है कोडा टेंडिनी ना, कि कल को पता चले अपने आप से वाल्व ऊपर खुल रहा है और ब्लड हमें पता चल रहा है बैक फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं आपकी कोडा टेंडिनी ही काम नहीं कर रही ढंग से, और कौन से वाली? ट्राइकस्पिड वाल्व वाली। तो आपको ये पता होना चाहिए ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व है। अगर ये वाली कोडा टेंडिनी अच्छे से काम नहीं कर रही तो इस वाल्व को प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं रख पाएगी, तो ये वाल्व इस डायरेक्शन में उल्टा खुल जाएगा। उल्टा खुल जाएगा तो जो यहाँ पर ब्लड है, जो आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है, सॉरी जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड है, वो बैक फ्लो करेगा। और अगर ये ब्लड बैक फ्लो करेगा तो आगे इसको जाना था पल्मोनरी आर्टरी में, उसमें इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि जो ब्लड आगे जाना था वो तो बैक फ्लो कर रहा है। तो इमीडिएट इफेक्ट क्या आएगा कि पल्मोनरी आर्टरी में होने वाले ब्लड का फ्लो रुक जाए। अगर ये बोलते कि कोडा टेंडिनी बाइकस्पिड वाली डैमेज हुई है, तो आप कहते कि एओर्टा में जाने वाला ब्लड स्लो डाउन है, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि आगे एओर्टा जाती है, और अगर ब्लड यहाँ से बैक फ्लो करेगा तो आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन मुझसे ट्राइकस्पिड वाल्व पूछा था, तो वो भी कीवर्ड है, और ट्राइकस्पिड वाल्व मुझे पता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, तो यहाँ से ब्लड आगे जाना रुक जाएगा, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखो, 2009 में आया था। एक स्टैंडर्ड ईसीजी की अगर मैं बात करूं तो इसमें से कौन सा अल्फाबेट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दे रहा है ना, एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में। अगेन P, Q, R, S एंड देन T। ठीक है, तो ये Q है, ये R है, ये S है। कह रहे हैं S सिस्टोल की स्टार्टिंग है, नहीं बेटा Q स्टार्टिंग है, वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, तो ये तो होगा नहीं। फिर कह रहे हैं T में डायस्टोल एंड हो रहा है, T में डायस्टोल हो रहा है, एंड नहीं हो रहा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। ठीक है, P में कह रहे हैं एट्रिया का डीपोलराइजेशन है, हाँ इसमें हम एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल डीपोलराइजेशन की बात करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, आंसर हो जाएगा C। R में रीपोलराइजेशन कह रहे हैं वेंट्रिकल का, फिर से नहीं होगा, R में तो डीपोलराइजेशन हो रहा है वेंट्रिकल का, और इक्वेशन 2009 में आया। तो ECG तो प्लीज और उसके सारे पीक्स अच्छे से रट लेना, मुझे लग रहा है 8-9 बार ये रिपीट हो चुका है, तो ये आपका FAT निकल के आ रहा है कि ECG से तो क्वेश्चन जरूर आता है। अगला क्वेश्चन 2008 में आया था। ह्यूमंस में ब्लड इट passes फ्रॉम द पोस्ट केवल टू दी डायस्टोलिक राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। अभी आपका हार्ट है जो कि डायस्टोलिक कंडीशन में, मान लो जॉइंट डायस्टोल चल रहा है, तो आपका वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा है, आपका ऑरिकल भी रिलैक्स कर रहा है, तो जो ब्लड है वो बॉडी से वेना कावा से यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ से यहाँ पर भी आ रहा है, क्योंकि आपको पता है जब हार्ट रिलैक्स करता है तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन रहते हैं, है ना, ये वाल्व ओपन रहते हैं, ब्लड यहाँ पर भी आ रहा है और ब्लड आगे भी जा रहा है। ठीक है, डायस्टोलिक राइट एट्रियम, अब ये आपके पास राइट एट्रियम है, तो कुल मिला के आपको सिर्फ इस वाले ब्लड की बात करनी है जो कि वेना कावा से राइट एट्रियम में आया। ठीक है, क्यों आया? ड्यू टू द स्टिम्युलेशन ऑफ साइनो ऑरिकुलर नोड। क्या ऐसे नोड ने कहा इसलिए आया? बेटा ऐसे नोड की वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है। लेकिन पूछा क्या है कि ब्लड एट्रिया में आया, क्या उसके एट्रिया में आने के लिए भी ऐसे नोड को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? नहीं, वो तो डायस्टोल के दौरान भी हो रहा है ना, ब्लड फिल हो रहा है, वो तो डायस्टोल के दौरान भी हो रहा है, जॉइंट डायस्टोल की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा फिर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पोस्ट केवल एंड एट्रियम। यस, प्रेशर डिफरेंस ही मेन रीजन है बेटा जिसकी वजह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लड यहाँ पे आएगा,
है ना। वीनस वाल्व ओपन करने की जरूरत है ही नहीं, वीनस वाल्व आपको कहाँ मिलेंगे, यानी वेन्स के वाल्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसको पुश ओपन करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत आपको नहीं मिलने वाली है, और सक्शन पुल की भी ज़रूरत नहीं। प्रेशर डिफरेंस से सीधा ब्लड एंटर कर जाएगा। आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखो, 2006 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से किसके पास एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? देखो ऑक्टोपस, मोलस्का है ना, पेरीप्लेनाटा, फेरिटीमा, हिरुडिनेरिया, ये आपके पास कॉकरोच है, ये आपके पास कॉकरोच है, ये आपके पास अर्थवॉर्म है ना, और हिरुडिनेरिया आपके पास हो गई लीच। अब आपको पता है कि नीरीज, पेरिटिमा, हिरुडिनेरिया ये एनेलिडा के एग्जाम्पल होते हैं, और एनेलिडा के पास तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मोलस्का के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पर इसमें एक एक्सेप्शन होते हैं, सिफेलोपोड मोलस्क जिनमें ऑक्टोपस आता है, उसके पास भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आपका कॉकरोच जो कि आर्थ्रोपोडा को बिलोंग कर रहा है ना, वहां पर आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो कॉकरोच है, वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा सी की ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर है। तो ये एनिमल किंगडम का भी क्वेश्चन था, ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का भी क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, 2003 और 1994 में आया था। द कार्डियक पेसमेकर इन अ पेशेंट फेल्स टू फंक्शन नॉर्मली, द डॉक्टर्स फाइंड दैट एन आर्टिफिशियल पेसमेकर इज टू बी ग्राफ्टेड इन हिम। उसको आप किसकी जगह पे ग्राफ्ट करोगे? जो पेस मेकर है वो ऐसे नोड ही तो है, तो आपसे इनडायरेक्टली बस ये पूछ रहे पेस मेकर क्या है। आपको पता है ये पूरा मस्क्यूलेचर आपको मिलेगा, एवी बंडल, पुर्किंजे सिस्टम, एसए नोड, एवी नोड, उसमें से जो एक्चुअली आपका पेस मेकर है वो एसए नोड है। अगर आपका पेस मेकर काम नहीं कर रहा, आर्टिफिशियल पेस मेकर यूज हो रहा है, तो वो किसकी जगह आएगा? वो एसए नोड की जगह आएगा, सीधी सी बात है, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, 2003 में पूछा गया था, बंडल ऑफ हिज किसका नेटवर्क है? अगर ये हार्ट है यहाँ पे, तो ये आपके पास एसए नोड है, ये आपके पास एवी नोड है, यहाँ पे एवी बंडल आएगा, वहां से बंडल ऑफ हिस आएगी, और ये पुर्किंजे फाइबर्स इस तरीके से हो, ठीक है। तो ये आपके पास बंडल ऑफ हिस है बेटा, ये आपके पास बंडल ऑफ हिस है। ये नर्व की फाइबर नहीं है, मस्क्यूलेचर है, ये नोडल मस्क्यूलेचर है। पहली बात तो मसल है, नर्व तो हटा दो, नर्व तो है नहीं। और ये क्या आपको पूरी हार्ट की वॉल में मिल रहा है या सिर्फ वेंट्रिकुलर वॉल्स में मिल रहा है? तो आपको सिर्फ वेंट्रिकुलर वॉल में मिल रहा है, इसीलिए आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? बी। 2003 से पहले 2003 में एक और क्वेश्चन यहाँ से आया था, सिस्टमिक हार्ट के बारे में पूछ रहे थे। अगर ये आपका हार्ट है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पल्मोनरी हार्ट होता है, और ये सिस्टमिक हार्ट है। देखो ये आपके पास मान लेते हैं लंग्स है, ये आपके पास मान लेते हैं लंग्स है। अब लंग्स से यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना, उसका यहाँ जाना, और यहाँ से बॉडी में जाना, ये पूरी सिस्टमिक सर्कुलेशन है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का राइट एट्रियम में आना, राइट वेंट्रिकल में जाना, और वहां से लंग्स में जाना, ये पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये वाला जो हिस्सा है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये वाला जो हिस्सा है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ ऑक्सीजनेशन करवाने जाएगा, ऑक्सीजन लेने जाएगा। इस वाले को आप सिस्टमिक हार्ट बोलते हो, उसको आप पल्मोनरी हार्ट बोलते हो, लंग्स की तरफ जाएगा, यहाँ से बॉडी की तरफ जाएगा, तो इसको हम सिस्टमिक हार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टमिक हार्ट में हम किसकी बात कर रहे हैं? वो हार्ट जो कि नर्वस सिस्टम से स्टिम्युलेट हो और कॉन्ट्रैक्ट करे, नहीं तो ऑटोनॉमिक है, इसको नर्वस की जरूरत नहीं है। क्या इसमें हम, ये आपको पता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल होता है, और ये आपको पता है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ये पल्मोनरी है, ये सिस्टमिक है, जो कि बॉडी को जाने वाला है बेटा। तो क्या इसमें आपके पास लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आएंगे? जी हाँ। क्या ये लोअर वर्टिब्रेट का एंटायर हार्ट बनाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहां हम सिस्टमिक और पल्मोनरी हार्ट नहीं पढ़ते। क्या दोनों वेंट्रिकल्स को मिलकर सिस्टमिक हार्ट बोला जाता है? नहीं, हमने इस तरीके से डिवाइड कर रखा है बेटा, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल पल्मोनरी हार्ट होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल सिस्टमिक हार्ट होता है। यहाँ पर आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? बी हो जाने वाला। 2002 में भी क्वेश्चन आया था, इंपल्स ऑफ हार्ट बीट कौन ओरिजिनेट करे? तो जो पेस मेकर है वो ओरिजिनेट करे, जो कि कौन है? एसए नोड, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। 2002 से पहले 1999 में क्वेश्चन आया था, हार्ट बीट की रेट कौन डिटरमाइन करे? जो कि पेस मेकर है, यानी कि फिर से एसए नोड डिटरमाइन करता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। 95 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, आपको करेक्ट रूट बताना है पल्स मेकिंग इम्पल्स का, जो कि हार्ट में ट्रैवल कर रही है, वो क्या है? तो आपको पता है एसए नोड से एवी नोड से एवी बंडल, वहां से बंडल ऑफ हिज, पुर्किंजे फाइबर्स, और फिर हार्ट की मसल्स, है ना। पहले एवी नोड बाद में एसए नोड नहीं आता, पहले एवी नोड बाद में एसए नोड नहीं आता, एसए नोड के जस्ट बाद एवी नोड आना चाहिए। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। एसए नोड से एवी नोड से एवी बंडल, उससे बंडल ऑफ हिज, पुर्किंजे फाइबर, और फिर हार्ट का मस्क्यूलेचर। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 95 में एक और क्वेश्चन यहाँ से आया था, न्यूरोजेनिक हार्ट किसका कैरेक्टरिस्टिक है? हमारा तो मस्कुलर हार्ट है ना। मैमल्स में एक्चुअली ऑटो एक्साइटेबल हार्ट है, मस्कुलर नोडल टिश्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
तो ये भी मैमल है, ये भी मैमल है, ये भी मैमल है। ये जो आपके पास है ये न्यूरोजेनिक हार्ट है जिनमें नर्व इम्पल्स इनिशिएट करवाता है कॉन्ट्रैक्शन, ये ऑटो एक्साइटेबल नहीं होते हमारी तरह। आंसर हो जाएगा बी। उससे पहले 94 में क्वेश्चन आया था, खूब क्वेश्चन आए थे। डब नहीं बेटा, डब होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, तो ये डब होना चाहिए। ये सेकंड हार्ट साउंड होती है और ये किसकी वजह से बनती है? ये सेमिल्यूनर वाल्व के क्लोज होने की वजह से बनती है ना। अगर ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है, पहली बात ओपन होने से कभी साउंड नहीं आता, क्लोज होने से साउंड आता है। ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने से पहली हार्ट साउंड आती है, सेमिल्यूनर वाल्व के बंद होने से दूसरी हार्ट साउंड आती है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके साथ हमने 15.3 से जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2024 में भी आया है और लास्ट हमने 94 तक के सारे क्वेश्चंस देख लिए। अब हम एंट्री करें अगले टॉपिक में, दैट इज डबल सर्कुलेशन। इससे भी हमें खूब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि 2024 में क्वेश्चन नहीं आया पर 2017 में हमारे पास है। हिपैटिक पोर्टल वेन एक स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि हमारे पास प्रेजेंट है, जिसमें इंटेस्टाइन की वेन डायरेक्टली हार्ट में ब्लड भेजने की बजाय पहले कैपिलरीज में टूटती है लिवर में जाके, है ना। वो कैपिलरीज में टूटती है लिवर में जाके, तो वहां से पोर्टल वेन आती है जो कि फिर दूसरे मेन वेन से जाकर एसोसिएट करती है। तो ये ब्लड वेन जो है, ये वाली वेन ब्लड लिवर को दे रही है हार्ट की जगह। ये शुरू कहाँ से है? वो इंटेस्टाइन, क्योंकि ये जो हिपैटिक सिस्टम है, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन है, ये कनेक्शन इंटेस्टाइन से लिवर के बीच में। एक रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है जो किडनी से कनेक्शन दिखाती है ना, पर वो हम मैमल्स में नहीं होती, हमारे पास हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होती है। तो जो हिपैटिक पोर्टल वेन है वो ब्लड इंटेस्टाइन से लेकर लिवर को दे, ठीक है। वो पहले लिवर के अंदर वहां पे जा रही है, फिर आगे जाएगी। तो यहां से आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? 2016 में क्वेश्चन आया था ब्लड प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी का। अगर ये आपके पास हार्ट है तो यहां से जो निकल रही है ना, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है। सॉरी, ये तो हाँ, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब कह रहे हैं आर्टरी का ब्लड प्रेशर वेन से ज्यादा होगा। डेफिनेटली बेटा, वो आर्टरी है ना, आर्टरी का ब्लड प्रेशर वेन से ज्यादा होता ही है, उससे लेस नहीं होता, उसके बराबर नहीं होता, मोर देन दैट ऑफ कैरोटिड भी नहीं होता, मोर देन पल्मोनरी वेन होता है। पल्मोनरी आर्टरी को पल्मोनरी वेन से कंपेयर कर सकते हो, और हाँ, आर्टरी का ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। आंसर हो जाएगा ए। 2016 में क्वेश्चन आया था मैमल्स में कौन सी ब्लड वेसल में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया होता है? हिपैटिक वेन में। पोर्टल वेन तो इंटेस्टाइन से लिवर में आई है, जो लिवर से निकली है ना, इंटेस्टाइन से लिवर में जो आई है वो पोर्टल वेन है, वो पोर्टल वेन है। जो लिवर से अभी अभी निकली है वो लिवर की वेन है, उसे हम हिपैटिक वेन कहते हैं। और लिवर में यूरिया साइकिल बनती है, वहाँ बहुत सारा यूरिया बना होगा, इसलिए पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा यूरिया आपको हिपैटिक वेन में मिलने वाला है। आंसर आपके पास हो जाएगा ए, ये बात याद रखें। 2015 AIPMT में क्वेश्चन आया था, इसमें से कौन से एनिमल के पास दो सेपरेट सर्कुलेटरी मतलब कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बर्ड्स या मैमल्स के पास होता है। तो मैमल्स में वेल है, ये एम्फीबियन है, तो एम्फीबियन के अंदर ना 3 चेम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलता है, मतलब 4 चेम्बर्ड ना मिलके आपको 3 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन यहाँ आपको देखने को है। सेम गोज फॉर लिजर्ड या फिर रेप्टाइल, एक क्रोकोडाइल को छोड़ के इन दोनों में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, कंप्लीट नहीं। शार्क तो फिश है, उसमें तो डबल सर्कुलेशन होती ही नहीं, उसमें तो सिंगल सर्कुलेशन है। तो एक वेल है जिसमें आपको एक कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगी। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखो, डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन है, 2013 में आया था ये क्वेश्चन। कुछ लेबलिंग दी हुई है और आपको करेक्ट फंक्शन बताना है। ये आपका हार्ट है, ये वेना कावा है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई, ये पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को देगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन वापस लाएगा, और एओर्टा फिर पूरी बॉडी में लेके जाएगा। तो सी वेना कावा है, हाँ, उसका काम क्या है? पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट को देना। इट टेक्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द राइट ऑरिकल, ये आपके पास क्या है? राइट ऑरिकल है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ पे CO2 ज्यादा होगा, और PCO2 का कितना है? 45 mm of Hg, एकदम सही। पर आप बाकी ऑप्शन भी चेक करो। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि डी जो है वो डोर्सल एओर्टा है, बेटा डी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को दे रही है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, डोर्सल एओर्टा नहीं है। एओर्टा ये है जो कि हार्ट से निकल के बॉडी को जा रही है, तो ये तो गलत है। फिर कह रहे हैं जो ए है वो पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी और ब्लड हार्ट को लाने वाली पल्मोनरी वेन होती है। ये पल्मोनरी वेन, और इसमें इम्प्योर ब्लड है नहीं, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 होगा, 60 नहीं होगा, ये गलत है। फिर बी एओर्टा है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी नहीं है, ये एओर्टा है, ये भी गलत हो जाएगा। हमने सारे ऑप्शंस चेक कर लिए, आंसर हो जाएगा ए। 2013 से पहले कर्नाटका नीट 2013 में भी क्वेश्चन आया था,
ठीक है, ये फिर से सेम सर्कुलेशन दिखाया है, बट ये वेन है तो यहाँ आपको वेन दिखाई है, ये एओर्टा है तो आपको आर्टरी दिखाई है। आपको डिफरेंस दिख रहा है? दोनों में 3 लेयर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटिमा। बस ये थिक वॉल्ड है, ये थिन वॉल्ड है, इसलिए इसका ल्यूमेन बड़ा और इसका ल्यूमेन छोटा है। ये कैपिलरी है, ये सिंगल सेल की लेयर होती है, इसमें सिर्फ एंडोथीलियम होता है, ये एक ही लेयर रखती है अपने पास। अब आप देखो, क्या बी कैपिलरी है? हाँ जी। क्या कैपिलरी थिन होगी? बिल्कुल होगी। क्या इसमें मसल लेयर नहीं होती? नहीं होती। और क्या ये 2 सेल लेयर थिक होती है? नहीं, ये 1 सेल लेयर थिक होती है, सिर्फ एंडोथीलियम है इसके अंदर, तो ये गलत हो जाएगा। फिर सी, क्या मेरे पास वेन है? हाँ जी। क्या ये थिन वॉल होती है? होती है। क्या इसमें ब्लड जर्क या स्पर्ट से जाता है? नहीं। अचानक से प्रेशर ना आर्टरी में लगता है, तो आर्टरी में आप अचानक से प्रेशर देते हो तो वहां झटका लगता है ब्लड को, वहां जर्क आता है। वेन में जर्क नहीं आता, ये गलत है। क्या डी आपके पास, डी, ये रहा डी, ये जो डी है ये आपको पता है पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन है। हाँ। क्या ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को देती है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को देती है, जी हाँ। और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 95 mm ऑफ Hg होगा। एकदम सही है, आंसर हो जाएगा सी। एकदम सही है बेटा, आंसर हो जाएगा सी। लास्ट ऑप्शन देखो, ए आर्टरी है। क्या ये थिक वॉल्ड है? इसमें ब्लड इवनली जाता है? नहीं, इसमें उल्टा जर्क लगते हैं। इवनली ब्लड वेन में जाता है, जर्क आर्टरी में लगता है, ये उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर 2011 AIPMT में यहाँ से क्वेश्चन आया था, आर्टरीज कैसे बेस्ट डिफाइन आप कर सकते हो? क्या हर आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है? नहीं, पल्मोनरी आर्टरी तो नहीं देती, तो ये तो गलत है। क्या ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है? हाँ, ये आप कह सकते हो, हर आर्टरी का काम है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना, चाहे वो एओर्टा है चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी। क्या ये ब्रेक करती है कैपिलरी में, जो कि रीयूनाइट करके वेन बनाते? देखो ये बात ठीक है, पर कभी कभी तो फिर पोर्टल वेन्स भी आ जाएंगी ना, और रीयूनाइट करके वेन्यूल बनाएंगे, वेन नहीं। या फिर भी मुझे मोस्ट करेक्ट ढूंढूं तो यहाँ मुझे गड़बड़ मिल सकती है। क्या ये ब्लड को एक विसरल ऑर्गन से दूसरे विसरल ऑर्गन में लेके जाते हैं? ये तो हिपैटिक पोर्टल वेन्स, या कोई भी मैं कह रहा हूँ पोर्टल वेन्स का काम है, ये तो पोर्टल वेन्स का काम है, ये आर्टरीज का काम नहीं है। तो आई थिंक इट्स बेस्ट कि आप इसको ऐसे डिफाइन करो कि आर्टरीज वो होती हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर डिफरेंट ऑर्गन्स के पास लेके जाती हैं। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखो, फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंजेक्टेबल मटेरियल विद नो रिस्क कैन बी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग इट इन वेन्स। ये बात याद रखना। देखो, मसल्स में इंजेक्ट करके वो हर उस ऑर्गन तक पहुंच जाए जहां पहुंचाना चाहते हो, जरूरी नहीं। आर्टरीज में इतना प्रेशर है कि जब आप इसको पंक्चर करोगे कोई ड्रग डालने के लिए, आपने इंजेक्ट किया आर्टरी में, इतना प्रेशर है, फटने का चांस है। और अगर मान लो पंक्चर हो गई गलती से, तो जो ब्लड लॉस होगा वो बहुत ज्यादा होगा इस कंपेयर। वेन में दिक्कत नहीं है, ड्रग्स दूर तक जाएंगे, जहां पहुंचाना चाहते हो वहां पहुंचेंगे। ऐसी भी दिक्कत नहीं है कि क्या पता डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट ना हो जाए, ये भी टेंशन नहीं। लिमिटेड एरियाज पर पहुंचेगा ऐसा भी नहीं है, जाएगा भी हर जगह, पोर्टल वेन भी नॉर्मल वेन भी। तो इट्स ऑलवेज बेस्ट जो इंजेक्शंस के थ्रू अगर कोई मेडिसिन देनी है तो दैट विल बी थ्रू। Difference between pulmonary artery and pulmonary vein is that pulmonary artery has valves बेटा। नॉर्मली ना वेन में वैल्व होते हैं कि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हैं, ब्लड फ्लो कम है, प्रेशर कम है, बैक फ्लो होने का चांस होता है, तो वैल्व दिए जाते हैं वेन को। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, उसके पास वैल्व होते हैं जिसको हम सेमिल्यूनर वैल्व कहते हैं, अगर आपको याद हो तो। पल्मोनरी वेन ऊपर से नीचे टुवर्ड्स दी, मतलब ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रही है, तो वहां वैल्व की जरूरत नहीं पड़ती। एंडोथीलियम दोनों के पास है, तो ये तो डिफरेंस हो नहीं सकता। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी की वॉल्स थोड़ी सी थिकर होंगी, नो डाउट, ये भी एक डिफरेंस हो सकता है कि वॉल ऑक्सीजनेटेड ब्लड का डिफरेंस भी नहीं हो सकता, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ, नॉर्मली एक आर्टरी और वेन को कंपेयर करोगे तो आर्टरी थोड़ी सी थिक जरूर होती है, वो एक बेसिक डिफरेंस है। पर अगेन मैं प्रायोरिटी इसको दूंगी कि पल्मोनरी आर्टरी के पास वेल्व है। आंसर हो जाएगा। कौन सा वर्टिब्रेट है जो कि सिर्फ जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिलता है जिंदगी में, बस? ठीक है, वर्टिब्रेट ऑर्गन की बात करें तो गिल्स तो हर किसी में है नहीं, और गिल्स में तो ऑक्सीजन लेने जाओगे ना आप, तो इसमें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। ठीक है, लिवर को तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता ही मिलता है, किसने का? इसमें तो पोर्टल सिस्टम है, इसमें तो डीऑक्सीजनेटेड मिलेगा ही मिलेगा। लंग्स के पास भी मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजती हूँ कि भैया जाओ ऑक्सीजनेट होके आओ, है ना। स्प्लीन को सीधा हार्ट से स्प्लीन में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, तो आप एलिमिनेशन से कर सकते हो ए। यहाँ तो मैं ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए भेज रही हूँ और यहाँ पोर्टल सिस्टम की वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता, डायरेक्ट नहीं जाता, आंसर हो जाएगा। अगर मैं वेन्स की बात करूं, 1995 में आया था, तो वैल्व्स का काम है कि बैकवर्ड फ्लो को रोक सके, सही बात है ना, क्योंकि उसके अंदर ब्लड लो प्रेशर पे है, इसलिए लो प्रेशर में वो बैक फ्लो करने का डर रहेगा, तो उसको रोक सके, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। ब्लड कैपिलरीज किसकी बनी है? ब्लड कैपिलरीज में एंडोथीलियम है, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल फाइबर्स हैं, बिल्कुल,
तीनों चीजें ही हैं। देखो कनेक्टिव टिश्यू कहाँ है, कनेक्टिव टिश्यू तो नहीं है। अच्छा कैपिलरीज बेटा, वेन्स और आर्टरीज की बात नहीं करें, कैपिलरीज, कैपिलरीज तो सिंगल वॉल होती है, उनमें तो सिर्फ एंडोथेलियम होता है। सॉरी, डायरेक्ट आंसर होगा, आंसर हो जाएगा डी। इसके साथ आपने 15.4 भी खत्म कर लिया। अब देखते हैं रेगुलेशन से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, रेगुलेट कैसे करोगे कार्डियक एक्टिविटीज को, दैट इज 15.5। रेगुलेशन से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 2014 में बेटा एक क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन क्या था कि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल वर्किंग ऑफ हार्ट को कैसे अफेक्ट करते हैं। बेटा पैरासिम्पैथेटिक तो रिड्यूस करेगा, इंक्रीज करेगा नहीं, इंक्रीज 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 वो करेगा नहीं, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस, विच इज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डिसऑर्डर से किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए। डिसऑर्डर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी में एनटीए को बहुत पसंद है, वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। 2011 में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सा करेक्ट है ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है। 140/90 को हम टेक्निकली हाई मानते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा रेगुलर दिखे तो हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन है, ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। 155 आइडियल नहीं है, 80/120 आइडियल होता है, ठीक है। 105/50 किसी को बहुत एक्टिव कर देगा, जो नॉर्मल नहीं है तो कैसे ही एक्टिव कर देगा। 190/110 ये बहुत ही ज्यादा ब्लड प्रेशर है, और ये वाइटल ऑर्गन्स को डेफिनेटली हार्म कर सकता है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा। 2010 में क्वेश्चन आया था, आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। आर्टरीज थिक वॉल्ड होती है, उनका ल्यूमेन नैरो होता है वेन्स के कंपैरिजन में, जी हाँ। एंजाइना पेक्टोरिस एक्यूट चेस्ट पेन है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन को पहुंचनी रिड्यूस हुई है, नहीं हार्ट को पहुंचनी रिड्यूस हुई है, इसीलिए आपको हार्ट में पेन फील हो रहा है। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है किसी को भी, ऐसा नहीं है बेटा ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी डोनेट कर सकता है, ए बी वाला तो रेसिपिएंट होता है ना। कैल्शियम आयंस का क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हाँ ये कन्वर्जन में हेल्प कर रहा है, और क्लॉटिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो 1 भी करेक्ट है, 4 भी करेक्ट है, और 1 और 4 करेक्ट है, इसलिए आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखो, 1999 में आया था, जो अगर वॉल्स की थिकनिंग हो जाए, आर्टरीज में पोजीशन की वजह से थिकनिंग हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, एट्रियोस्क्लेरोसिस, आर्थेरोस्क्लेरोसिस हम पढ़ते हैं, आंसर हो जाएगा ए। ये हम डिसऑर्डर्स में 98 में क्वेश्चन आए हैं, एक एडल्ट ह्यूमन का एक बेसिक सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर पूछते हैं, तो सिस्टोलिक इज 120 एंड डायस्टोलिक इज 80, याद रखना, रिलैक्सिंग इज 80 एंड द कॉन्ट्रैक्टिंग इज 120, वो हायर है, आंसर आपके पास होगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, आपने सारे पीवाईक्यू कर लिए, हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर लेते हैं, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पीछे एनसीईआरटी के दिए होते हैं, और ये भी कई बार डायरेक्टली पीवाईक्यू में रिपीट हो जाते हैं बेटा। इसमें से कौन से सेल्स की फेगोसाइटिक एक्टिविटी नहीं है, न्यूट्रोफिल की है, मोनोसाइट की है, मैक्रोफेज की है, बेसोफिल की नहीं है। बेसोफिल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस से एसोसिएटेड है, आंसर हो जाएगा सी। एक कॉमन सिम्टम बताना है जो कि उन लोगों में मिलता है जिनको डेंगू फीवर है, क्या उनका आरबीसी काउंट कम होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट कम होता है, प्लेटलेट काउंट कम होता है, या प्लेटलेट काउंट बढ़ता है, बेटा उनका प्लेटलेट कम होता है, तभी तो वो बकरी का दूध ये सब पिलाते हैं, आपने सुना होगा डेंगू वगैरह में प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है। रीजन बीइंग जो प्लेटलेट बनाने मतलब ऐसे प्रोटीन्स का बनना जो प्लेटलेट को एसोसिएट नहीं करने दे रहा, बनने नहीं दे रहा, उसका डिस्ट्रक्शन ज्यादा कर रहा है। जो डेंगू करने वाला वायरस है, जो हम पढ़ते हैं डेंगू वायरस के बारे में, आर्बो वायरस, वो प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन नहीं होने देता, साथ में ये कैपिलरीज को वीक बनाता है, ब्लड रिलीज हो रहा है, कैपिलरी पतली है, जल्दी फट जा रही है, ब्लड बाहर आ रहा है, प्लेटलेट है नहीं जो कि उसको क्लॉट करे, इसलिए ब्लड का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तभी तो कहते हैं जब एकदम खतरनाक वाला डेंगू होता है ना, तो इंटरनल ब्लीडिंग, नाक से खून, इंटेस्टाइन में खून, इंटरनल ब्लीडिंग, आंखों से खून शुरू हो जाता है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, प्लेटलेट का बनना कम हो जाता है, प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो जाता है, आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एक कार्डियक साइकिल के बारे में। तो एक कार्डियक साइकिल में बेटा जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, मतलब जॉइंट रिलैक्सेशन, ये पूरा आता है। तो एक कार्डियक साइकिल में द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर सेम, हाँ सेम ब्लड ही पम्प्ड आउट होता है, ठीक है। डिफरेंट पंप आउट होता है, नहीं। हर एट्रियम को क्या अलग अलग ब्लड रिसीव होता है, नहीं। एओर्टा को और पल्मोनरी आर्टरी को जो ब्लड मिलेगा वो अलग अलग है, नहीं बेटा, कॉन्ट्रैक्शन है, सेम ही ब्लड जो है पंप आउट होता है, प्रेशर अलग अलग हो सकता है दोनों का, बट अमाउंट सेम है, आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, कार्डियक एक्टिविटी को मैं मॉडरेट कर सकती हूँ ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम से। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है तो वो स्टिम्युलेट करेगा हार्ट रेट या स्ट्रोक वॉल्यूम को, बेटा वो डिक्रीज करता है, स्टिम्युलेट नहीं करता। सिंपैथेटिक सिस्टम है तो वो स्टिम्युलेट करता है हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम को, ये बात ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करेगा हार्ट रेट को पर इंक्रीज करेगा स्ट्रोक वॉल्यूम को, नहीं, ये दोनों को डिक्रीज करता है। सिंपैथेटिक डिक्रीज तो करता ही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। आप याद रखिएगा, सिंपैथेटिक इंक्रीज करने का काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करने का काम करता है।
आपको वो सब्सटेंस बताने हैं इस क्वेश्चन में जो कोएगुलेशन में हेल्प करें। तो कोएगुलेशन में हेल्प करने वाले आपके पास क्या आ जाएंगे बेटा? देखिए हिपेरिन एंटी कोएगुलेंट है ना, एंटी कोएगुलेंट है, ठीक है। कैल्शियम बहुत जरूरी है कोएगुलेशन करने में, बहुत सारे फैक्टर्स के कन्वर्जन में हेल्प करता है, और प्लेटलेट भी कोएगुलेशन में हेल्प करता है। तो कोएगुलेशन में कैल्शियम भी चाहिए, प्लेटलेट के फैक्टर्स भी चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ईसीजी की बात करूं तो इसमें डीपोलराइजेशन भी है, इसमें रीपोलराइजेशन। कौन सा वेव इसमें नहीं है? पी वेव जो होता है वो एट्रिया का डीपोलराइजेशन दिखाता है, क्यूआरएस जो होता है वो वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन दिखाता है, टी वेव जो होता है वो वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन दिखाता है, एट्रिया का रीपोलराइजेशन इसमें नहीं है, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन से सेल में न्यूक्लियस नहीं है? तो हमारे मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, बहुत ही सिंपल, आंसर हो जाएगा ए। इसमें से कौन सी ब्लड सेल एंटीबॉडी बनाने में इन्वॉल्व है? बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती है, इसलिए तो कहते हैं वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी देती है, हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी पढ़ते हैं। टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है, वो एंटीजन से डायरेक्टली जाकर लड़ाई कर रही है, जिसमें टी हेल्पर, टी किलर ये सब आ रहे हैं, और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बना के दे रही है, तो आंसर आपके पास क्या होगा? ए, ठीक है। कार्डियक इंपल्स इनिशिएट करना और वेंट्रिकल तक लेके जाना, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? शुरुआत होती है एसए नोड से, एसए नोड से आप जाओगे एवी नोड पे, एवी नोड से एवी बंडल, फिर आता है बेटा पुरकिंजे फाइबर्स। ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ ऐसा क्वेश्चन पीवाईक्यू में, तो देखो वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पलर से रिपीट हुआ था, आंसर आ जाएगा सी। कौन से सेल्स इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व है? बेसोफिल। कौन से एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड है? इओसिनोफिल। ये भी अगेन रिपीटेड क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू में देखा है। जो सेकेंड हार्ट साउंड डब होती है वो किसके बंद होने से आती है? सेमील्यूनर वाल्व। पहली हार्ट साउंड ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के बंद होने से आती है, और जो सेकंड है वो सेमील्यूनर के बंद होने से। इसमें से कौन सा एक इवेंट आपको कार्डियक साइकिल में मिल रहा है एक स्टैंडर्ड ईसीजी के लिए? क्यूआरएस वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है बेटा, एट्रिया का नहीं। क्यूआरएस वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, जी हाँ। एस और टी के बीच का टाइम एट्रियल सिस्टोल का है, नहीं बेटा, उसमें तो अभी तक वेंट्रिकल रिलैक्स करिए, तो एट्रियल सिस्टोल कहाँ ही शुरू हो, तो जॉइंट डायस्टोल चलेगा ना, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा फिर एट्रिया सिस्टोल स्टार्ट करेगा टी के बाद। टी वेव में एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा, वेंट्रिकल का नहीं होता। फिर से आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसके पास कौन कौन से एंटीजन है? कोई भी नहीं है ना, और एंटीबॉडीज उसके पास दोनों है, एंटी ए और एंटी बी उसके पास एंटीबॉडीज हैं, ये बात ठीक है। अगर एक पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो वो डोनेट नहीं कर सकता ए वाले को, सही बात है बेटा, क्योंकि जो ए वाला होगा ना उसके पास एंटी बी एंटीबॉडी होगी, जैसे ही आप उसको बी एंटीजन दोगे वो मारने लगेगा, ये तो सही बात है। ब्लड ग्रुप डेजिग्नेटेड होता है एंटीबॉडीज के प्रेजेंस पे, नहीं बेटा, ब्लड ग्रुप डेजिग्नेटेड होता है एंटीजन के प्रेजेंस पे, जो आरबीसी के सरफेस पर होता है। अगर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप, कोई भी नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप, ये गलत हो जाएगा। ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, जी हाँ, और ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? What would be the cardiac output of a person having 72 heartbeat और stroke volume 50 ml है? कार्डियक आउटपुट क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml दे रखी है, हार्ट बीट 72 बता रखी है, आप काउंट कर लीजिए, 5 2s are 10, 5 7s are 35, 36, so this becomes 3600, आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल। आगे देखो, मैच द फॉलोइंग करना है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ है, वो ड्रेन बैक करता है टिश्यू फ्लूइड को सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि टिश्यू फ्लूइड उसने बनाया, वापस उसको ड्रेन बैक भी करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, दैट इज 3, जो दो ऑप्शन में मुझे दिया। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट को लाके देता है, दैट इज 1, तो बी का 1 भी मुझे दोनों ऑप्शन में दिया। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट का दूसरा नाम है, वो ब्लड कोएगुलेशन में मदद करेगा, दैट इज 4, और लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, चाहे टी और बी लिम्फोसाइट है, दैट इज 2, इसीलिए आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? बी। अगला क्वेश्चन देखो, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एट्रिया को ब्लड मिला है हर बॉडी पार्ट से, जो कि फिर वापस किस में चला जाएगा? वेंट्रिकल में। सब्सिक्वेंटली कहाँ आ जाएगा? वेंट्रिकल। एक्शन पोटेंशियल जो एसए नोड पे बनती है वो एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जाती है। हाँ, एसए नोड में पोटेंशियल बनी, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो पोटेंशियल एवी नोड पे गई तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रिया से ब्लड फिर वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। नॉर्मली जब जॉइंट डायस्टोल चल रहा था, दोनों रिलैक्स कर रहे थे, तब भी एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। जब आप एक्शन पोटेंशियल दोगे, मतलब एट्रिया आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
तो वो बचा हुआ 30% भी एट्रिया से वेंट्रिकल में जाए। ठीक है, खैर हम उस डिटेल को नहीं देखते, हम क्वेश्चन देखते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। एक्शन मेंशन्ड इन स्टेटमेंट 1 इज डिपेंडेंट ऑन द एक्शन मेंशन्ड इन स्टेटमेंट 2। ठीक है, ये एक्शन करवाने के लिए ये होना जरूरी है, मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाने के लिए ऐसे नोड का कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है ना। हाँ, और ऐसे नोड का उस कॉन्ट्रैक्शन फिर बाद में एट्रिया से वेंट्रिकल के पास जाएगा। बिल्कुल सही बात है, पहले वो जनरेट होगा फिर वो आगे जाएगा, और वो जनरेट जब होता है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसलिए एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है। तो जो एक्शन 1 में है वो 2 पे डिपेंडेंट है। देखो बेटा, स्टेटमेंट ये दोनों ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। और हमें पता है कि एट्रिया में पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है, वो एट्रियल डायस्टोल चल रहा है। ठीक है, और फिर वो आगे वेंट्रिकल को भी जा रहा है। वो तब शुरू होता है जब वेंट्रिकल भी डायस्टोल कंडीशन में आ जाता है, मतलब जॉइंट डायस्टोल है। तो उस टाइम एक्शन पोटेंशियल की जरूरत तो नहीं है, देखा जाए तो है ये दोनों से एकदम इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर मैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वाला उतना सा वो जो 30% एक्स्ट्रा ब्लड लेके जाता है एट्रिया से वेंट्रिकल, उसको गिन लूँ, सिर्फ इतना सा हिस्सा गिन लूँ कि हाँ एट्रिया से वेंट्रिकल पूरा खाली होने के लिए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें ऐसे नोट जनरेट होता है, सिर्फ उतने हिस्से के लिए ये डिपेंड, क्योंकि वो उतना सा पार्ट भी आ रहा है। तो मैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं बोल रही, वैसे तो ये इंडिपेंडेंट ही है, जॉइंट डायस्टोल का एक्शन पोटेंशियल से लेना देना नहीं है, लेकिन उस इतने से हिस्से के लिए कि हाँ एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड कुछ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन पे भी डिपेंडेंट है और वहां पर ही एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। तो उसलिए मैं बोल देती हूँ कि एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट 2 इज डिपेंडेंट ऑन स्टेटमेंट 1, और आंसर अपने देखिए बी, जो कि मोस्टली आपको आंसर की। ठीक है, एग्जाम्पलर अच्छे से करना क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये आपका लास्ट एग्जाम्पलर था, आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड आई विल सी यू।